Hello friends, how are you? Myself Devdutt. Welcome to our classes Passion of Chemistry. Now in this topic we will continue पॉलीमर। पॉलीमर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम आपको ये कई बार बता भी चुके हैं। कैसे इम्पोर्टेंट है? डिपेंड्स ऑन यूजेस के बेस पर पॉलीमर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें जितने भी कंपाउंड्स बनाए जाते हैं वो सारे कंपाउंड्स कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए यूज़फुल हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में रबर के बारे में बात कर रहे थे और रबर पर हमने आपको सिंथेटिक रबर के बारे में बताया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग नेचुरल रबर की बात करेंगे। कुछ नेचुरल रबर के पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद नेचुरल रबर कैसे रिसीव होता है, कहाँ से रिसीव होता है, बनता कैसे है, इसका पॉलीमर्स क्या है, इसका मोनोमर क्या है, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रबर। तो देखिए बेटा, रबर जो कि आपका आज का टॉपिक है और हालांकि रबर में आज हम लोग नेचुरल रबर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नेचुरल रबर के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको सिंथेटिक रबर के बारे में बताया था। तो अभी हम लोगों को बेटा नेचुरल रबर पढ़ना है। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि नेचुरल रबर होता क्या है। एक्चुअली जो नेचुरल रबर है वो हमें ट्री से रिसीव होता है ना। आप ऐसे समझ लो कि एक जो नेचुरल रबर है वो हमें लेटेक्स से रिसीव होता है। अब ये लेटेक्स क्या होता है? हम लोग जब किसी रबर के प्लांट्स की छाल को निकालते हैं तो उसमें वाइट कलर का एक लिक्विड निकलता है, उसको हम लोग लेटेक्स कहते हैं और उधर से फिर हम लोगों को रबर मिलता है। ये वैसे ही है जैसे आप लोगों ने देखा होगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझा दूँ तो वाइट एक प्लांट्स है जिसको नाम है वाइट अकौआ, है ना। उसको हम अपनी लैंग्वेज में अकौआ बोलते हैं। अगर आप उसके लीफ को तोड़ देते हैं तो उसमें वाइट कलर का लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। सेम केस रबर भी वैसे ही तरीके से बिहेव करता है। सेम वही केस, जब हम लोग प्लांट्स जो कि रबर का प्लांट होगा उस रबर के प्लांट्स की छाल को अगर निकाल देते हैं या लीव्स को निकाल देते हैं तो वहाँ से एक वाइट कलर का लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। उसी को हम लोग लेटेक्स कहते हैं और उधर से हम लोगों को नेचुरल रबर रिसीव होता है। और हाँ, ये जो नेचुरल रबर है या जो आप समझ लो वो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स इंडोनेशिया, इंडिया, मलेशिया इन जगहों पर पाया जाता है। तो हम लोगों को कुछ उसी की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी है और फिर उसके कंपाउंड्स की बात करनी है। तो देखो बेटा, जो नेचुरल रबर है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। नेचुरल रबर आपका एक पॉलीमर है। क्या है? हम लोग लिख सकते हैं रबर इज अ नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर। ठीक है, रबर बेटा आपका क्या है? एक नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर है। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये कहाँ से रिसीव होता है? इट इज ऑब्टेन्ड एज लेटेक्स फ्रॉम रबर ट्री। ठीक है, वो लिक्विड वाइट कलर का जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट, जो रबर लेटेक्स है ये आपका कोलाइडल सस्पेंशन है। सो दैट वी कैन राइट रबर लेटेक्स इज अ कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ रबर इन वाटर। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग इसकी प्रॉपर्टी की डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, अब ये कहाँ मिलता है वो भी देख लो। जैसे कि मैंने क्या बताया, इंडिया में मिलता है। इंडिया में कहाँ मिलता है? केरला में मिलता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं रबर ट्रीज आर फाउंड इन इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका, एक्सेट्रा। ठीक है, इन कंट्रियों में बेटा ये रिसीव होता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये आपका हाईली इलास्टिक होता है। सो दैट वी कैन राइट इट इज हाईली
इलास्टिक कंपाउंड, हाईली इलास्टिक कंपाउंड, ये आपका एक हाईली इलास्टिक कंपाउंड है। कौन? ये रबर की बात चल रही है, नेचुरल रबर की। और नेचुरल रबर का बेटा जो पॉलीमर होता है नेचुरल रबर, वो आइसोप्रीन से रिसीव होता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। ये आपका आइसोप्रीन का एग्जाम्पल है। अब ये आइसोप्रीन क्या होता है वो भी समझ रहे हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। तो बेटा आइसोप्रीन का फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग आइसोप्रीन कहते हैं और इसी आइसोप्रीन से हम लोगों को नेचुरल रबर मिलता है। अगर हम इसकी नेमिंग की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, 2 नंबर पर CH3 ग्रुप कनेक्टेड है तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। ये इसका क्या है बेटा, IUPAC नेम है। अब इस आइसोप्रीन से ही हम लोगों को नेचुरल रबर रिसीव होगा। हाँ एक चीज़ और, ये जो आइसोप्रीन है, इस आइसोप्रीन के लगभग 11,000 से लेके 20,000 कंपाउंड्स जब आपस में मिलते हैं, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं 11,000 से लेके 20,000 यूनिट्स ऑफ आइसोप्रीन कंबाइंड होके नेचुरल रबर बनाते हैं। तो कैसे, देखो जरा, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, इन नेचुरल रबर अबाउट 11,000 to 20,000 आइसोप्रीन यूनिट आर हेल्ड, या ऐसे लिख दो, आर लिंक्ड टुगेदर इन अ चेन। ठीक है, एक 11,000 से 20,000 आइसोप्रीन के यूनिट जब आपस में कंबाइंड होके एक चेन बनाते हैं तो उस केस में जो पॉलीमर बनता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल रबर। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे बनाएंगे वो समझो। यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास आइसोप्रीन है, क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये बेटा आपका एक आइसोप्रीन कंपाउंड है। हम इसी आइसोप्रीन को अगेन दूसरे एक आइसोप्रीन कंपाउंड के साथ ऐड कर देते हैं। मतलब हमने क्या किया, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अभी नहीं लिए, सिंपली हमने ले लिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ आइसोप्रीन के हमने बेटा 2 मॉलिक्यूल ले लिए। और जब हम आइसोप्रीन की 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली ये डबल बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ शिफ्ट होंगे, फाइनली आपको रिसीव होगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर बॉन्ड कंटिन्यू होके CH3। सेम केस ये वाला कंपाउंड इसके साथ जुड़ जाएगा तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। ये आपका क्या बन गया, ये आपका एक पॉलीमर बन गया। कौन सा पॉलीमर बन गया, नेचुरल रबर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर। हालांकि अब ऐसे बहुत सारे यूनिट जो आपस में कंबाइंड होते हैं तो उस केस में हम लोग इसको डिस्कशन कर सकते हैं। अब अगर हम इसके पॉलीमर्स यूनिट की बात करें तो क्या होगा वो भी देख लो। एक काम करो, इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये मैंने आपको यहाँ पर प्रिपरेशन बताई, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर क्या है प्रिपरेशन के बारे में बताया। तो बेटा फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसका पॉलीमर आपको बताने जा रहा हूँ। हो गया, चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ये आपकी इंफॉर्मेशन रब कर देता हूँ। इसके बाद हमें इसके पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर देखना है, किसके, नेचुरल रबर के। ये जो 2 मॉलिक्यूल हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से काम करेगा, देखना। सिंगल पर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 कंटिन्यू, दिस इज कॉल्ड पॉलीमर।
ये आपका नेचुरल रबर का एक पॉलीमर है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग नेचुरल रबर की इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं। अब बारी आती है इसका ज़रूरत क्या है ना। तो जो वाटर रेजिस्टेंस रिलेटेड मटेरियल है उसमें बनाया जाता है, और ये आपका एक इलास्टोमर है। क्या है? इलास्टोमर। सो दैट इलास्टिक से रिलेटेड चीज़ों की जहाँ कहीं पर भी रिक्वायरमेंट होती है उसमें हम लोग इन रबर्स को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब होता क्या है, इस नेचुरल रबर से ही एक बल्कनाइज रबर भी बनाया गया है। होता क्या है, इस नेचुरल रबर से ही एक बल्कनाइज रबर भी बनाया गया है, और बल्कनाइज रबर का इलास्टिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल रबर। अभी हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जो नेचुरल रबर का इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है, जितने भी नेचुरल रबर होते हैं वो जनरली सिस कंडीशंस को शो करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं वो सारे सिस पॉलीमर होते हैं। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिखेंगे। इस बात को आप कैसे लिखोगे बेटा? यहाँ पर आप लिखोगे नेचुरल रबर इज सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। समझ गए? क्या है? जो नेचुरल रबर है वो पॉली आइसोप्रीन का सिस स्ट्रक्चर है। अब इस बात का मतलब क्या है ना, इस बात का मतलब ये है कि हमें स्ट्रक्चर बना के देख लेना है। देखो जरा, अगर हम इसके कंपाउंड्स के सिस कंडीशंस की बात करते हैं तो कैसे बनेगा, देखो जरा। CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर बेटा आपका CH2 रहेगा और ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये तो एक पॉलीमर हो गया। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है इसी के साथ दूसरा कंपोनेंट्स आके ज्वाइन होना शुरू हो जाएगा। CH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड H। अब ये जो CH2 है, ये CH2 अगेन CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर बेटा आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर हो जाएगा H, और यहाँ पर क्या जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2। जैसे ये बॉन्ड यहाँ कंटिन्यू है ना, वैसे ये बॉन्ड भी यहाँ पर आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये आपका जो कंपोनेंट्स बनेगा वो आपका क्या होगा, सिस। सिस कंपाउंड्स होगा नेचुरल रबर का, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ये आपका क्या है, इलास्टिक है। क्या है? इलास्टिक। मैं वो भी यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप नोट कर लो फटाफट। रब करूँ बेटा मैं? ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। अब इस नेचुरल रबर्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि हम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। देखिए बेटा, इसको बैठा देता हूँ। अब हम लोगों को इसके इन्फॉर्मेशंस की बात करनी है। तो एग्जैक्टली ये है क्या, ये आपका एक इलास्टिक है। इट इज अ इलास्टिक एंड नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। सिंपल सी बात है, जब इलास्टिक है तो नॉन क्रिस्टलाइन तो होगा ही, क्रिस्टलाइन तो हो नहीं सकता। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, राइट। नेक्स्ट ये आपका बेटा थर्मोप्लास्टिक सब्सटेंस है। इट इज अ थर्मोप्लास्टिक सब्सटेंस, राइट। तो इस तरीके से हम लोग नेचुरल रबर का भी आपको एग्जांपल समझ सकते हैं। और हाँ, ये आपका एक कोपॉलीमर की कंडीशंस को शो करता है, सॉरी होमोपॉलीमर की कंडीशंस को भी शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही तरीके के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं। देखो ना, आइसोप्रीन बहुत सारे 11,000 यूनिट से लेके 20,000 यूनिट जो कंबाइंड हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं, आइसोप्रीन के। मतलब सिमिलर कंपाउंड्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। और जब सिमिलर एटम अगर सिमिलर कंपाउंड्स अगर आपस में ज्वाइन होते हैं तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे पास नेचुरल रबर की इंफॉर्मेशन थी। तो फटाफट बेटा आप लोग इसको नोट कर लो। अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं वल्कनाइज्ड रबर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, वल्कनाइज्ड रबर। होता कुछ नहीं है, जो नेचुरल रबर है उसको सल्फर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, उस केस में जो रबर मिलता है दैट इज कॉल्ड वल्कनाइज्ड रबर। और जो वल्कनाइज्ड रबर होता है वो नेचुरल रबर के कंपैरिजन में ज़्यादा इलास्टिक होता है, या आप कह सकते हो 10 गुना ज़्यादा। मीन्स अगर नेचुरल रबर केवल एक्स टाइम स्ट्रेच हो सकती है, तो जो आपका वल्कनाइज्ड रबर होगा वो उसके 10 गुना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है। और जितना भी हम लोग नेचुरल लाइफ में यूज करते हैं, हेयर बैंड में लगाते हैं, लोग बच्चों के बाल वगैरह बांधते हैं, तो वहाँ पर जो रबर यूज होता है वो आपका कौन सा रबर होता है, वल्कनाइज्ड रबर होता है, सो दैट वो टूटता नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका ये इन्फॉर्मेशन था। तो देखो बेटा आप लोग इतना नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वल्कनाइज्ड रबर को, ठीक है। मैं रब कर देता हूँ,
इसके बाद वल्कनाइज रबर की बात करेंगे। देखिए, अब हम लोगों को वल्कनाइज रबर की बात करनी है। वल्कनाइज्ड रबर। अब वल्कनाइज रबर क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया। वल्कनाइज रबर का मतलब क्या है, नेचुरल रबर को जब सल्फर के साथ ऐड कर देते हैं तो सल्फर नेचुरल रबर के साथ क्रॉस लिंकेज में आके ज्वाइन हो जाता है हीट करने पर, उसी को हम लोग वल्कनाइज रबर कहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी नेचुरल रबर से काफ़ी डिफरेंट है। और नेचुरल रबर और वल्कनाइज रबर में डिफरेंस क्या है अभी हम लोग ये भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा, देखिए हम लोग वल्कनाइज रबर की इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि वल्कनाइज रबर क्या होता है, अगर हम लोग नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं तो वल्कनाइज रबर बनता है ना। और उसी प्रोसेस को हम लोग वल्कनाइजेशन बोलते हैं। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर with sulfur to improve its property is called वल्कनाइजेशन। बात समझ गए बेटा। जो नेचुरल रबर होता है उस नेचुरल रबर को हम लोग सल्फर के साथ हीट करते हैं तो वल्कनाइज रबर बनाते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग वल्कनाइजेशन बोलते हैं। होता क्या है, नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी मतलब उनकी स्ट्रेंथ, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए इस प्रोसीजर का यूज किया जाता है। कौन सा प्रोसीजर, वल्कनाइजेशन। ठीक है, तो यही मैंने लिखा, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबर विथ सल्फर टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। राइट। अब देखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग वल्कनाइजेशन। ड्यूरिंग वल्कनाइजेशन सल्फर क्रॉस लिंक are formed क्या हो गया बेटा, ड्यूरिंग वल्कनाइजेशन सल्फर क्रॉस लिंक आर फॉर्म। मतलब जब हमारे पास वल्कनाइजेशन प्रोसेस करवाया जाता है तो उस केस में जो कंपाउंड्स होता है वो आपस में क्रॉस लिंक हो जाता है, किसके साथ, सल्फर के साथ। फिर जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड वल्कनाइज रबर। देखो जरा, हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये आपका एक स्लो प्रोसेस है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। तो अगर बेटा हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसके स्ट्रक्चर की, वल्कनाइज रबर के, तो उन्होंने क्या बोला, ये आपका सल्फर के साथ क्रॉस लिंकेज कंपाउंड है। कैसे क्रॉस लिंक होगा, देखो जरा, मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2। हालांकि आइसोप्रीन ही है एक तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसको सल्फर के साथ लिंक कर देना। ये आपका सल्फर हो गया और यहाँ पर आपका CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर बेटा CH2, और ये सारे बॉन्ड कंटिन्यू। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है किसका है, वल्कनाइज रबर का। सेम केस हम और भी देख सकते हैं। मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, मैंने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर ये दोनों कार्बन जो कि अनवैलेंस हैं इनको इसी कंपाउंड के साथ लिंक कर दो, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके के कंपाउंड्स जो है क्या है, आपके वल्कनाइज रबर के स्ट्रक्चर हैं, और इन दोनों में ही सल्फर क्रॉस लिंक है। देखो यहाँ पर ये सल्फर है और यहाँ पर सल्फर की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम इसकी कुछ कंडीशंस की बात करते हैं, देखो बेटा जो वल्कनाइज रबर होता है उसको आप लोगों ने देखा होगा, जो टायर होते हैं ना, टायर की रबर टूटती नहीं है, वो घिसती भी नहीं है इतने जल्दी, है ना। नॉर्मली जो टायर होते हैं वो 2 4 5 साल तो चल ही जाते हैं, या कहते हैं 1 लाख किलोमीटर चल जाते हैं। तो होता क्या है, वहाँ पर वल्कनाइज रबर होता है और उसमें सल्फर की प्रेजेंस होती है 5% तक। मैं वही बात यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ नोट में। सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे 5% सल्फर इज यूज्ड फॉर मेकिंग टायर रबर। ठीक है, टायर रबर को बनाने में 5% सल्फर यूज होता है, जबकि अगर हम लोग बैटरी केस की बात करते हैं, है ना, बैटरी केस की बात करते हैं तो उसमें 30% सल्फर रेशियो होता है। मैं वह भी लिख देता हूँ, 30% सल्फर इज यूज्ड फॉर मेकिंग बैटरी केस रबर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इस पॉइंट्स की बात कर सकते हैं। अब हाँ, ये तो इन्फॉर्मेशन किसका हो गया, वल्कनाइज रबर का। अब हम लोग जरा नेचुरल और वल्कनाइज रबर में डिफरेंस क्या है ये कंपैरिजन कर लेते हैं, तो आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो फटाफट आप क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखिए जरा, रब कर दूँ, यस। अब हम लोगों को वल्कनाइज रबर और नेचुरल रबर के बीच में डिफरेंस पढ़ना है, तो हम लोग 2 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर, सॉरी वल्कनाइज्ड रबर। ठीक है बेटा, तो क्या करो, आप 2 कॉलम बना लो। कौन सा, एक नेचुरल रबर का और एक वल्कनाइज्ड रबर का। यहां मैं लिख देता हूं नेचुरल रबर। तो बेटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, मैं पहले आपको नेचुरल रबर की बात करता हूं, उसके बाद फिर मैं कंपेयर करके वल्कनाइज्ड रबर को लिख दूंगा। हालांकि नेचुरल रबर के सारे पॉइंट्स वल्कनाइज्ड रबर के उल्टे हैं, या वल्कनाइज्ड रबर के सारे पॉइंट्स नेचुरल रबर के उल्टे हैं। कैसे, देखो, सबसे पहला पॉइंट, जो नेचुरल रबर होता है वो सॉफ्ट होता है। कैसा होता है बेटा, सॉफ्ट होता है। तो हम यहां लिखेंगे इट इज सॉफ्ट एंड स्टिकी। ठीक है, ये आपका सॉफ्ट और स्टिकी होता है, जबकि जो वल्कनाइज रबर होगा वो आपका हार्ड होगा। मैं यहां लिख देता हूं इट इज हार्ड एंड नॉन स्टिकी। मैंने अभी क्या बोला, ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीटली अपोजिट हैं, राइट। देखिए, ये तो इंफॉर्मेशन होगी वल्कनाइज रबर की। सेकेंड पॉइंट है, अगर हम लोग नेचुरल रबर की बात करते हैं तो जो नेचुरल रबर है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे इट हैज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसके इलास्टिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो बेटा इसका इलास्टिक कैरेक्टर भी लो होता है, इट हैज लो इलास्टिक। ठीक है, जबकि अगर हम लोग वल्कनाइज की बात करते हैं तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, इट हैज हाई टेंसाइल। मैंने पहले भी ये बात बताई है कि वल्कनाइज रबर आपका नेचुरल रबर से ज़्यादा टेंसाइल होता है। दूसरा, ये आपका जो नेचुरल रबर है उसका इलास्टिक कैरेक्टर कैसा होता है, लो होता है, लेकिन वल्कनाइज रबर का ज़्यादा होता है। तो हम लिखेंगे इट हैज़ हाई इलास्टिक, ये आपका हाई इलास्टिक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके अपने टेम्परेचर रेंज की। अगर हम लोग नेचुरल रबर की बात करते हैं तो नेचुरल रबर का जो टेम्परेचर रेंज होता है बेटा, इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है ये 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जबकि अगर हम लोग वल्कनाइज रबर के टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं
ये तो 4th नंबर पॉइंट था ना, मैंने 3rd नंबर डाल दिया, 4th नंबर पॉइंट। अगर हम लोग वल्कनाइज्ड रबर के टेम्परेचर रेंज की बात करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर रेंज होगा, टेम्परेचर रेंज ये -40 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। इस तरीके से ये इनके क्या हो गए डिफरेंस। एक पॉइंट और देख लो, इट हैज लो वियर एंड टियर रेजिस्टेंस। जबकि अगर हम लोग वल्कनाइज्ड रबर की बात करते हैं तो बेटा ये हाई होता है। सो दैट मैं इसको भी लिख सकता हूं, मैंने अभी क्या बोला, ये कंप्लीटली एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर इसका वियर और टियर रेजिस्टेंस लो है तो फिर इसका क्या होगा, हाई हो जाएगा। इट हैज हाई लो इट हैज हाई वियर एंड टियर रेजिस्टेंस, राइट। अब एक पॉइंट और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके सॉल्युबिलिटी के बेस पर। जो आपका वल्कनाइज्ड रबर होता है वो आपका कॉमन सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। कॉमन सॉल्वेंट मतलब समझ रहे हो, जैसे ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो नेचुरल रबर है वो सॉल्युबल है, जबकि वल्कनाइज्ड रबर क्या है, इनसॉल्युबल है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इट इज सॉल्युबल इन सॉल्वेंट like as ether, कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोल एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, ये इसका इंफॉर्मेशन था। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये आपके इनसॉल्युबल है। क्या लिखेंगे, इट इज इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको डिफरेंस बताया किसका, वल्कनाइज्ड रबर का और नेचुरल रबर का, जो कि बहुत ही इजी है। बस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर आपको एक लर्न हो जाता है तो दूसरा आप बहुत ही इजी और अच्छे से कर पाएंगे, राइट। इस तरीके से हम लोग इसके बारे में समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, फिर से एक बार समझ लो, जो नेचुरल रबर है, नेचुरल रबर का ही प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए वल्कनाइज्ड रबर बनाया जाता है। इसको हम लोग नेचुरल रबर को ही सल्फर की प्रेजेंस में हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, फिर हमें जो कंपोनेंट रिसीव होगा दैट इज कॉल्ड वल्कनाइज्ड रबर। और ये वल्कनाइज्ड रबर आपका हार्ड होगा, नॉन स्टिकी होगा, जबकि नेचुरल रबर स्टिकी होगा, चिपचिपा है और सॉफ्ट होगा। जबकि इसका जो इलास्टिक और टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाई है किसका, वल्कनाइज्ड का, तो नेचुरल का क्या है, लो है। अगेन तो वल्कनाइज्ड रबर का टेम्परेचर रेंज है वो -40 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका बेटा 10 डिग्री से 60 डिग्री है। नेक्स्ट ये आपका लो रेजिस्टेंस है और ये आपका हाई रेजिस्टेंस है। अगेन जो नेचुरल रबर होते हैं वो आपके कॉमन सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, लेकिन जो वल्कनाइज्ड रबर है वो इनसॉल्युबल है। तो इस तरीके से हम लोग इनके बारे में समझ सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने आपको वल्कनाइज्ड रबर और नेचुरल रबर के बारे में बताया। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको सिंथेटिक रबर के बारे में बताया था। तो बेटा दोनों चीज़ें समझ गए। हाँ, एक चीज़ और, जो रबर है इसमें एक प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होती है बाकी के पॉलीमर से। क्या, हम जब तक इसमें फोर्स अप्लाई करते रहेंगे ये अपने ओरिजिनल शेप में नहीं रहेंगे, मतलब स्ट्रेच हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम लोग फोर्स छोड़ेंगे अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। इस बात को याद रखना। और ये बहुत कॉमन फिनोमेना है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि जितने भी रबर होते हैं अगर हम उसमें स्ट्रेच करते हैं, आई मीन फोर्स लगाते हैं, तो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं रहते। रबर, कोई भी रबर बैंड ले लो, हम रबर बैंड को ऐसे खींचें बढ़ तो जाएगा, लेकिन अगर हम छोड़ दें तो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। सेम केस इसमें वो प्रॉपर्टी बताई जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये किसकी प्रॉपर्टी है, रबर की। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने बेटा रबर की कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन पढ़ ली। कौन सी? अभी हमने आपको वल्कनाइज्ड रबर भी बता दिया, अभी हमने आपको नेचुरल रबर भी बताया, और इसके पहले हमने आपको सिंथेटिक रबर के बारे में बताया था। अब हम लोगों को इस चैप्टर में बस 2 पॉइंट और पढ़ने हैं। क्या, एक तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, दूसरा किसी भी पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास का मैं एक स्पेशल लेक्चर बना दूंगा, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है वो थोड़े से लेंदी है, उसके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो पॉलीमर्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि हम लोगों की नेचुरल लाइफ में डेली यूज होता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, जो कि बहुत ही शॉर्ट लेक्चर होगा, और उसके बाद फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आएगा, जो कि इस चैप्टर का फाइनल लेक्चर होगा। ठीक है बेटा, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।